अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 12 की मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्लास 10 मैथ्स की ये न्यू बुक है, नेशनल बुक फाउंडेशन, और चैप्टर नंबर 12 है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। सो मिसलेनियस एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इनमें से कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन नहीं है? तो वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज, ये तीनों मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। ऑप्शन डी जो है अरिथमेटिक मीन, ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन नहीं है। तो पार्ट नंबर 1 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। इसके बाद सेकंड एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द डाटा। आपके पास कुछ डाटा, अनग्रुप डाटा गिवन है और आपने इसका मीडियन बताना है। तो जब भी अनग्रुप डाटा होगा उसका मीडियन बताने के लिए आपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है, ठीक है। 0, 1, 2, 3 एंड 4। जब आपने डाटा को लिख लिया है तो इसकी जो मिडिल वैल्यू है वो इसका मीडियन होगा। 2 इज़ द मीडियन, दैट मीन्स के ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इनमें से कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन है? तो रेंज, ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। थर्ड जो है इसका आंसर है रेंज, ऑप्शन बी। अरिथमेटिक मीन, क्वार्टाइल और मीडियन, ये तीनों मेजर ऑफ डिस्पर्जन नहीं है। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कंपेयर द कंसिस्टेंसी ऑफ टू डाटा। अगर दो डाटा सेट हैं तो उनकी जो कंसिस्टेंसी है उसको कंपेयर करने के लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाती है? सो दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ऑप्शन सी। फोर्थ पार्ट है इसका, सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। फिफ्थ एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। सम ऑफ डेविएशन जो है टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन वो किसके इक्वल होता है? सो दैट इज इक्वल टू 0। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिफ्थ एमसीक्यू है, सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, इसका क्या मतलब है? समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार, ठीक है। जब जो भी आपके पास डाटा होगा, जब आप ये कॉलम बनाते हैं तो इसको अगर आप x माइनस एक्स बार, ये जो कॉलम होगा इसको अगर आप ऐड करें, दैट मीन्स कि इसका सम फाइंड करें, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार, सो दैट विल बी इक्वल टू 0। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 6 है, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ 5 वैल्यूज। 5 वैल्यूज हैं, इनका वेरिएंस हमने फाइंड करना है और वैल्यूज क्या हैं? 4, 4, 4, 4 एंड 4, ठीक है। तो वेरिएंस फाइंड करने का क्या फार्मूला है? ये अब हमारे पास अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा के लिए जब आप वेरिएंस फाइंड करते हैं सो उसका फार्मूला है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार डिवाइड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? ये तो हमारे पास x है, ठीक है। x1, x2, x3, x4 एंड x5। x बार पहले हमने फाइंड करना है। x बार किस तरह से फाइंड करते हैं? इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर लेंगे। तो इन सबको अगर ऐड करें तो 20 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है? 5। सो x बार किसकी इक्वल है? 4 के। तो अब यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है, ठीक है। वेरिएंस हम फाइंड करेंगे, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है। इसका क्या मतलब है? x में से x बार माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे, प्लस दूसरी जो वैल्यू है x है उसमें से भी x बार माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे, प्लस तीसरी वैल्यू जो है उसमें से भी x बार माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर लेंगे, प्लस फोर्थ वैल्यू जो है इसमें से भी x बार माइनस करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, प्लस जो फिफ्थ वैल्यू है उसमें से भी हमने क्या करना है? x बार माइनस करना है और उसका स्क्वायर लेना है, डिवाइडेड बाय n। नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास? 5 है, ठीक है। तो अब ये देखें, हर वैल्यू में से हमने x बार को माइनस किया है, तो दैट मीन्स कि समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार यहाँ पे ये हम फाइंड कर रहे हैं क्योंकि इस दरमियान में प्लस का साइन है। तो अब देखें, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0। तो न्यूमरेटर में जब 0 आ चुका है तो इसका क्या मतलब है? वेरिएंस हमारे पास 0 हो जाएगा। जो 6th एमसीक्यू है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। 7th एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स द डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो 4 इक्वल पार्ट्स में क्वार्टाइल जो है वो डाटा को डिवाइड करता है। ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 8th एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स द डाटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। डिसाइड,
डिसाइल जो है वो डाटा को 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 9th MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मीडियन, मीडियन क्या होता है? डाटा का मिडल। तो मीडियन जो है वो डाटा को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। सो जो 9th MCQ है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 10th MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स द डाटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। परसेंटाइल, परसेंटाइल जो है ये डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। MCQ नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज गिवन बाय द इक्वेशन। लाइन ऑफ बेस्ट फिट कौन सी इक्वेशन है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। सो जो 11 MCQ है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। MCQ नंबर 12 है, CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज गिवन बाय द फार्मूला। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या फार्मूला है? दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय मीन। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। MCQ नंबर 13 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ किंग इन वन ड्रॉ इज डैश देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 किंग्स इन 2 ड्रॉज। तो यहाँ पे हमने बेसिकली 2 प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है और उनको कंपेयर करना है कि उनके दरम्यान में कौन सा रिलेशन है, और जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमने सेलेक्ट करना है। सो सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ ड्राइंग अ किंग इन वन ड्रॉ, के जो कार्ड्स हैं उनमें से एक कार्ड जो है वो रैंडमली ड्रॉ किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, तो वो किंग कार्ड है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सो लेट्स सपोज कि एक बॉक्स में 52 कार्ड्स हैं। टोटल आपको मालूम है कि कार्ड्स 52 होते हैं, और उन 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स जो है वो किंग कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो हमने एक कार्ड रेंडमली सेलेक्ट करना है और वो किंग कार्ड है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ किंग कार्ड इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का क्या फार्मूला है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 4, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 52। सो 4 डिवाइडेड बाय 52, इसको हम डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि कंपैरिजन करना आसान हो जाए। ठीक है, सो डेसिमल्स में अगर कन्वर्ट करें, सो दिस इज इक्वल टू 0.0769 अप्रॉक्सीमेटली। ये एक प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली है ऑफ ड्राइंग अ किंग इन वन ड्रॉ। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ ड्राइंग 2 किंग्स इन 2 ड्रॉज, कि 2 कार्ड जो है वो रैंडमली एक बॉक्स में से सेलेक्ट किए जाते हैं इन 2 ड्रॉज। मतलब कि ऐसा नहीं है कि दोनों कार्ड्स एक ही दफ़ा में ड्रॉ कर लिए जाए, पहले एक कार्ड सेलेक्ट किया जा रहा है और फिर दूसरा कार्ड जो है वो ड्रॉ किया जा रहा है, तो वो दोनों कार्ड्स जो हैं वो किंग कार्ड्स हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो अब ये विद रिप्लेसमेंट का केस भी हो सकता है, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है तो फिर इसे हम विदाउट रिप्लेसमेंट जो है वो एज्यूम करेंगे, क्योंकि जब आपके पास सैम्पल जो है वो छोटा सैम्पल है, जिस तरह यहाँ पे 52 कार्ड्स हैं, तो मेंशन भी नहीं है, तो फिर हम विदाउट रिप्लेसमेंट कंसीडर करेंगे। अब विदाउट रिप्लेसमेंट को आप समझ लेंगे किस तरह से होगा। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट जो है वो नेक्स्ट 14th MCQ में भी है, वो दोनों वहाँ पे भी हम कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे हमने विदाउट रिप्लेसमेंट का केस देखना है। अब 52 कार्ड्स हैं, ठीक है, तो एक कार्ड जो है बॉक्स में से रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो वो किंग कार्ड होगा। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। अब 52 कार्ड्स में से हमने एक कार्ड जो रैंडमली सेलेक्ट किया है, ड्रॉ किया है, उसको हमने बॉक्स में वापस नहीं रखना, उसको हमने साइड पे रख देना है। तो अब बॉक्स में कितने कार्ड्स रिमेनिंग है? 51। अब इन 51 कार्ड्स में से हमने एक और कार्ड जो है वो रैंडमली सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसे विदाउट रिप्लेसमेंट कहा जाएगा कि पहला कार्ड जो हमने ड्रॉ किया था उसको वापस हमने बॉक्स में नहीं रखा। ठीक है, वापस उन कार्ड्स के साथ उसको मिक्स नहीं किया, तो हमारे पास जो टोटल आउटकम्स थे वो अब डिक्रीज हो गए हैं। पहले 52 थे, एक कार्ड जब हमने ड्रॉ कर लिया तो अब टोटल आउटकम्स हमारे पास 51 है। इसे विदाउट रिप्लेसमेंट कहेंगे। और दूसरी बात ये कि ये हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट होगा। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है तो डिपेंडेंट इवेंट हो जाता है। अब पहला इवेंट क्या है कि हमने एक कार्ड रैंडमली सेलेक्ट किया है। ठीक है, दूसरा इवेंट क्या है कि दूसरा कार्ड हम सेलेक्ट कर रहे हैं और वो किंग कार्ड होना चाहिए। तो अब ये जो दूसरा कार्ड हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये इवेंट पहले इवेंट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट इवेंट है कि दूसरा इवेंट पहले इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। सो डिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या फार्मूला है? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई होगा। ठीक है,
तो हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो क्या है, A एंड B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B। ठीक है, दो इवेंट्स, लेट्स सपोज एक इवेंट A है और दूसरा इवेंट B है, तो ये हम किस तरह से फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट गिवन दैट इवेंट A हैज़ अकर्ड। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे अगर देखें तो एक कार्ड हमने रैंडमली ड्रॉ किया है, वो इवेंट A है। ठीक है, फिर दूसरा कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब कि उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, बट गिवन दैट कि एक इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है, एक कार्ड हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं और उसको वापस हमने कार्ड्स में जो है मिक्स नहीं किया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना है। सो दो किंग कार्ड्स अगर जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, वो फार्मूला अगर हम यहाँ पे इस फार्मूला की फॉर्म में अगर हम लिखें, सो हम किस तरह से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू किंग कार्ड्स। ठीक है, दो किंग कार्ड जो है वो हम सेलेक्ट कर रहे हैं एंड दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड इज किंग। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड कार्ड इज किंग एंड गिवन दैट कि पहला इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है, पहला कार्ड जो है वो हमने किंग कार्ड सेलेक्ट किया है, सो गिवन दैट फर्स्ट कार्ड इज किंग कार्ड। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए लिखना होगा। अब ये ऑब्वियसली आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए करवा रही हूँ कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपको क्लियर रहे। ठीक है, एमसीक्यूज में तो आप डायरेक्टली जो है एक कार्ड जो है किंग कार्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और दूसरा जो किंग कार्ड है उसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करके दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग फर्स्ट किंग कार्ड, तो वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं और 4 किंग कार्ड होते हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 4, और टोटल हमारे पास आउटकम्स हैं 52। अब हमने क्या करना है, दूसरा कार्ड जो है वो सेलेक्ट करना है और वो दूसरा कार्ड भी किंग कार्ड है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, बट गिवन दैट फर्स्ट कार्ड इज किंग कार्ड, मतलब कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है कि एक इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है, हमने एक कार्ड जो ड्रॉ किया है उसको हमने वापस उस बॉक्स में नहीं रखा, तो अब टोटल आउटकम्स कितने हैं, 51 और 4 किंग कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो एक कार्ड हमने सेलेक्ट कर लिया, वो किंग कार्ड था, तो बाकी अब किंग कार्ड्स कितने हैं, 3। तो अब हमने जो दूसरा कार्ड सेलेक्ट करना है वो किंग कार्ड है, उसकी जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 3, और टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 51। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है। तो अब आपने ये जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 किंग कार्ड्स, तो उसके लिए आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 किंग कार्ड्स इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 52 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 51। ठीक है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लें तो दिस इज इक्वल टू 0.0045। ठीक है, दोनों की प्रोबेबिलिटीज फाइंड की हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि एक इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है तो हमारे पास जो टोटल आउटकम्स हैं वो कम हो जाते हैं, वो डिक्रीज हो जाते हैं, और जो सेकंड इवेंट है वो पहले इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से आपने फाइंड कर लिया। अब ये जो पहले हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की है ऑफ ड्रॉइंग अ 1 किंग कार्ड, वो क्या थी, 0.0769, और जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की है ऑफ ड्रॉइंग 2 किंग्स इन 2 ड्रॉज, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.0045। तो इनमें से अब ये जो है ये ग्रेटर है, तो इसका क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ 1 किंग कार्ड इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 किंग कार्ड इन 2 ड्रॉज। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ग्रेटर है ये हमारे पास, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। MCQ नंबर 14 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 aces in 2 draws with replacement is dash than probability of drawing 2 jacks in 2 draws without replacement। तो अब यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट का केस भी है, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस भी है, दोनों प्रॉबिलिटीज़ हम फाइंड करेंगे और कंपेयर करेंगे कि इनके दरमियान में क्या रिलेशन है और करेक्ट ऑप्शन हमने सेलेक्ट करना है। सो विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे क्योंकि दोनों यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का प्रोसीजर भी आपको समझ आ जाएगा। पहले हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ ड्रॉइंग 2 aces इन 2 ड्रॉज विद रिप्लेसमेंट, कि 2 कार्ड्स हमने सेलेक्ट करने हैं इन 2 ड्रॉज, मतलब कि टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं। ठीक है, एक कार्ड हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, एक बॉक्स में 52 कार्ड्स हैं, एक कार्ड हमने रैंडमली ड्रॉ कर लिया। अब विद रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है कि वो कार्ड जो हमने सेलेक्ट किया है उसको वापस फिर हम उसी बॉक्स में रख देंगे। तो अब टोटल अगेन 52 कार्ड्स ही हैं। ये कार्ड जो हमने रैंडमली ड्रॉ किया है इसको हमने साइड पे नहीं रखना, वापस उसी बॉक्स में रख देना है। तो अगेन हमारे पास 52 कार्ड्स हैं। अब हम दूसरा एक कार्ड जो है वो
ड्रॉ करेंगे तो इसे विद रिप्लेसमेंट कहा जाएगा। और ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, ठीक है, कि एक इवेंट जो है वो दूसरे इवेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। आई होप इट्स क्लियर। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला है कि दो इवेंट अकर हो रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ठीक है, एक इवेंट है ए और दूसरा इवेंट है बी। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई होगा। दोनों इवेंट्स की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इवेंट ए और बी की, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हमने दो एसेस जो है वो ड्रॉ करने हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू एसेस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड इज एस कार्ड, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड इज एस कार्ड। इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे और दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं कि फर्स्ट कार्ड जो है वो एस कार्ड है। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और एस कार्ड जो है वो 4 होते हैं, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 4, टोटल आउटकम्स है 52। तो ये फर्स्ट एस कार्ड जो हमने सेलेक्ट किया है उसकी प्रोबेबिलिटी है। नाउ यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि ये विद रिप्लेसमेंट है, तो एक कार्ड जो हमने सेलेक्ट किया है उसको वापस उसी बॉक्स में हम रख देंगे, तो अभी फिर अगेन हमारे पास टोटल आउटकम्स 52 हैं और फेवरेबल आउटकम्स भी 4 एस कार्ड ही हैं, ठीक है। तो जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सेकेंड एस कार्ड की, उसमें भी हमारे पास 4 फेवरेबल आउटकम्स होंगे और टोटल जो है 52 आउटकम्स होंगे, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि हमारे पास टोटल आउटकम्स डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि हम ये कार्ड जो हमने पिक किया है उसको वापस हम जो है बॉक्स में नहीं रखेंगे, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है। सो अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है ऑफ ड्रॉइंग टू एसेस, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाई 52 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाई 52 इज इक्वल टू, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। सो इसका आंसर होगा 0.0059 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। आई होप कि आपको प्रोसेस समझ आ चुका है। तो एमसीक्यू सॉल्व करते हुए तो आप डायरेक्टली भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ये सारे स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप सवाल क्वेश्चन जो है अगर आ जाता है तो फिर उसके लिए आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व करना होगा। तो ये एक हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की है ऑफ ड्रॉइंग टू एसेस इन टू ड्रॉज विद रिप्लेसमेंट। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ ड्रॉइंग टू जैक्स इन टू ड्रॉज विदाउट रिप्लेसमेंट, कि दो जैक कार्ड हमने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, 1 बाय 1। एक ही टाइम में हमने दोनों जैक कार्ड जो है वो सेलेक्ट नहीं करने, दो कार्ड सेलेक्ट नहीं करने। पहले एक ड्रॉ करेंगे कार्ड, फिर दूसरा कार्ड जो है वो ड्रॉ करेंगे, और विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि टोटल 52 कार्ड्स हैं, एक कार्ड हमने सेलेक्ट किया, उस कार्ड को हमने साइड पे रख दिया। अब टोटल हमारे पास 51 कार्ड्स हैं, इन 51 कार्ड में से अब एक और कार्ड जो है हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग टू जैक कार्ड्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग टू जैक कार्ड्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड इज जैक कार्ड। पहला इवेंट जो अकर हो रहा है, एक कार्ड हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो जैक कार्ड है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय दूसरा कार्ड हम सेलेक्ट कर रहे हैं और वो भी जैक कार्ड है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड कार्ड इज जैक कार्ड, बट गिवन दैट कि एक इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है। अब ये हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, तो ये डिपेंडेंट इवेंट है। सो गिवन दैट कि एक इवेंट अकर हो चुका है, फर्स्ट कार्ड जो है हमने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम दोनों प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली मैं फाइंड कर लेती हूँ, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड इज जैक कार्ड, तो क्या करेंगे हम, टोटल 52 कार्ड्स हैं, 4 जैक कार्ड्स होते हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स 4 हैं और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स 52 हैं, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है कि सेकेंड कार्ड इज जैक कार्ड, बट गिवन दैट फर्स्ट इवेंट हैज़ अकर्ड। तो अब हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने रह चुके हैं, 51, और 4 जैक कार्ड में से एक कार्ड हम सेलेक्ट कर चुके हैं, उसको हमने साइड पे कर दिया है। तो अब बॉक्स में रिमेनिंग जैक कार्ड्स कितने हैं, 3 है। तो अब फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 3, और टोटल आउटकम्स होंगे 51। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड कार्ड इज जैक कार्ड गिवन दैट फर्स्ट इवेंट हैज़ अकर्ड, तो फेवरेबल आउटकम्स हैं 3 और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स हैं 51, ठीक है। आई होप कि ये आपको सारे स्टेप्स समझ आ चुके हैं। इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डेसिमल्स में 0.0045। तो पहले जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की है ऑफ ड्रॉइंग टू एसेस इन टू ड्रॉज विदाउट रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट सॉरी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.0059, और फिर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की है ऑफ ड्रॉइंग टू जैक्स इन टू ड्रॉज विदाउट रिप्लेसमेंट, तो ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है ये ग्रेटर है।
तो मतलब कि जो ऑप्शन ए है ये इसका करेक्ट आंसर होगा कि probability of drawing 2 aces in 2 draws with replacement is greater than probability of drawing 2 jacks in 2 draws without replacement. I hope it's clear. Next MCQ number 15 है probability of rolling a standard cubical dice for an even number in 2 attempts is dash than probability of rolling an odd numbers in 2 attempts. यहाँ पे भी हमने दो probabilities फाइंड करनी है और उन्हें कंपेयर करना है कि क्या रिलेशन है उनके दरमियान में. अब probability हमने किसकी फाइंड करनी है कि एक डाइस है, ठीक है, उसको रोल किया जाता है और इवन नंबर सामने डिस्प्ले होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, लेकिन 2 अटेम्प्ट्स में. मतलब कि डाइस को 2 दफ़ा रोल किया गया है और दोनों दफ़ा ही इवन नंबर डिस्प्ले हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है. और फिर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 2 दफ़ा डाइस रोल किया गया है और दोनों दफ़ा ऑड नंबर डिस्प्ले हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे और फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि क्या रिलेशन है. तो अब डाइस पे हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो हैं 1 2 3 4 5 और 6. तो ये हमारे पास टोटल आउटकम्स हैं, ठीक है. अब इसमें इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2 4 एंड 6. और ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1 3 एंड 5. तो सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ ड्राइंग फॉर एन इवन नंबर, ठीक है. प्रोबेबिलिटी फॉर इवन नंबर कि जब डाइस को रोल किया गया है तो इवन नंबर डिस्प्ले हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? फेवरेबल आउटकम्स 3 है और टोटल आउटकम्स हैं 6, ठीक है. तो ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की है कि जब एक दफ़ा डाइस को रोल किया गया है सो इवन नंबर डिस्प्ले हुआ है. लेकिन यहाँ पे 2 अटेम्प्ट्स की बात हो रही है, मतलब कि दूसरी दफ़ा भी डाइस को रोल किया गया है और इवन नंबर ही डिस्प्ले हुआ है. तो दूसरी दफ़ा भी जब हम डाइस को रोल करेंगे और इवन नंबर डिस्प्ले होगा, उसकी भी यही प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है. 3/6. सो प्रोबेबिलिटी फॉर एन इवन नंबर इन 2 अटेम्प्ट्स, तो क्या होगा? ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट है और यहाँ पे हमने इन दोनों इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है. ये फर्स्ट अटैम्प्ट कर लें, ये सेकंड अटैम्प्ट कर लें और दोनों दफ़ा जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.25. अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जब 2 दफ़ा डाइस को रोल किया गया है और दोनों दफ़ा ऑड नंबर डिस्प्ले हुआ है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. सो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे कि जब एक दफ़ा डाइस को रोल किया गया है, ऑड नंबर डिस्प्ले हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल आउटकम्स हैं 3, टोटल आउटकम्स है 6. अब दूसरी अटैम्प्ट में अगेन डाइस को रोल किया गया है और ऑड नंबर डिस्प्ले हुआ है, अगेन क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 3 फेवरेबल आउटकम्स हैं और टोटल 6 आउटकम्स हैं, अगेन यही प्रोबेबिलिटी होगी. अब हमने यहाँ पे ये दोनों इवेंट 2 अटैम्प्ट्स में डाइस को रोल किया गया है और ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर ऑड नंबर इन 2 अटैम्प्ट्स, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हमने क्या करना है? दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.25. तो यहाँ पे अगर आप देखें प्रोबेबिलिटी फॉर इवन नंबर इन 2 अटैम्प्ट्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर ऑड नंबर इन 2 अटैम्प्ट्स दोनों हमारे पास इक्वल हैं. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी कि दोनों प्रोबेबिलिटीज़ इक्वल होंगी. सो आई होप कि सारे एमसीक्यूज आपको क्लियर हो चुके हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर द फॉलोइंग डाटा ड्रॉ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देन एस्टिमेट 3 क्वार्टाइल्स ग्राफिकली. ये डाटा जो गिवन है इसके लिए हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो ड्रॉ करना है और इसके अलावा ग्राफ को यूज़ करते हुए तीनों क्वार्टाइल्स की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है. दैट मीन्स कि Q1, Q2 और Q3. अब एक्सरसाइज 12.1 में एक जो क्वेश्चन था जिसमें हमने डिसाइल, परसेंटाइल, क्वार्टाइल वगैरह की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, वो मैंने आपको फार्मूला के ज़रिए भी सॉल्व करवाया था और ग्राफ के ज़रिए भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप वैल्यूज़ क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल वगैरह की एस्टिमेट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे हमें बाउंड कर दिया गया है कि हमने तीनों क्वार्टाइल्स की वैल्यूज़ ग्राफिकली फाइंड करनी है. तो इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है कि किस तरह आप ग्राफ को यूज़ करते हुए क्वार्टाइल, परसेंटाइल वगैरह की वैल्यूज़ फाइंड कर सकें, क्योंकि ये समेटिव SLO है कि ग्राफ को यूज़ करते हुए आप क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल की वैल्यूज़ फाइंड करें. ओके. नेक्स्ट कहा गया है आल्सो फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा कि जो डाटा गिवन है आपके पास उसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी मालूम करें. तो वो सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं. सबसे पहले हमने क्या करना है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये ग्राफ ड्रॉ करना है. उसके लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम होनी चाहिए और अपर क्लास बाउंड्रीज मालूम होनी चाहिए, ठीक है. अपर क्लास बाउंड्रीज को हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं.
अब यहाँ पे अगर देखें जो आपके पास डाटा गिवन है ये डिस्क्रीट डाटा है, ठीक है, हमारे पास क्लासेस नहीं है इस तरह से। अगर तो क्लासेस होती हैं और इसमें गैप भी हो, जिस तरह 0 से 10 तक है, फिर 11 से 20, ऐसे ही 21 से 30 हो, ठीक है, यहाँ पे 1 से 10 हो फॉर एग्जांपल। यहाँ पे अब ये गैप आ रहा है 10 एंड देन 11, तो हम पहले क्लास बाउंड्रीज फाइंड करते हैं, फिर अपर क्लास बाउंड्रीज हम लिखते हैं। तो जब आपके पास डिस्क्रीट डाटा गिवन है तो उसी को आपने अपर क्लास बाउंड्रीज कंसीडर करना होगा। दैट मीन्स कि इसी को आपने अपर क्लास बाउंड्रीज कंसीडर करके एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी गिवन है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड कर लेते हैं और फिर हम ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज़ आ जाती है, फिर इसमें आपने क्या करना है 4 को ऐड कर लेना है। सो 6 और 6 को ऐड करेंगे 12 और 8 को ऐड करेंगे 20 प्लस 10 30 प्लस 7 37 प्लस 5 विल बी 42 एंड 42 प्लस 3 विल बी 45। तो ये जो आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का अगर आप सम लें तो ये आपके पास जो वैल्यू है यही लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है, ये आपके पास इक्वल होने चाहिए। ओके, सो हमारे पास अपर क्लास बाउंड्रीज भी हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी है। अब हम जो है ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है और अपर क्लास बाउंड्रीज को एक्स एक्सिस पे। अब ये हमारे पास मैक्सिमम 40 तक वैल्यूज जा रही हैं, सो 40 तक आपने रिप्रेजेंट कर लेना है और एक जो बड़ा स्क्वायर है वो हमने 10 यूनिट्स की इक्वल कंसीडर किया है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। दैट मीन्स कि जो स्मॉल स्क्वायर है ये 1 यूनिट के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह से वाई एक्सिस पे हमने क्या किया है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया है और वो हमारे पास 45 तक जा रही हैं वैल्यूज़, तो यहाँ पे 50 तक मैंने लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पे आपने स्केल भी जो है वो बना लेना है कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या किया है, एक जो बड़ा स्क्वायर है उसको 10 यूनिट की इक्वल कंसीडर किया है और ऐसे ही वाई एक्सिस पे भी एक बिग स्क्वायर जो है 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि एक बड़ा जो स्क्वायर है उसको आप 5 यूनिट्स की इक्वल कंसीडर कर लें या इस तरह से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेना है। तो उसके लिए आपने जब भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम ड्रॉ करते हैं तो वो एक क्लोज फिगर होती है, तो स्टार्टिंग से आपके पास ये 0 0 पॉइंट होगा। अब यहाँ पे अगर देखें फर्स्ट पॉइंट क्या है, x5 है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 है, तो ये हमारे पास 5 और 2 कहाँ पे होगा, 5 ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा और 2 यहाँ पे, ये पॉइंट होगा। तो इसको क्लोज फिगर बनाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे 0 0 से स्टार्ट लेना है। तो इसलिए यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आप वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं कि x यहाँ पे 0 है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपके पास क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा 0 0, उसके बाद x आपके पास 5 है, अपर क्लास बाउंड्री और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 है, ठीक है। तो 5 और 2 ये पॉइंट होगा। उसके बाद 10 एंड 6 है, ठीक है। सो 10 यहाँ पे है आपके पास और 6 ये पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह से 15 एंड 12, सो 15 एंड 12 ये पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह से 20 एंड 20 है, ठीक है। सो 20 ये पॉइंट होगा। इसी तरह से 25 एंड 30 ये पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें आपके पास है 30 और 37, सो 30 यहाँ पे है एंड 37 ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है 35 एंड 42, सो 35 यहाँ पे होगा और 42 ये पॉइंट हो जाएगा। और लास्ट है 40 एंड 45। सो अब आपने क्या करना है कि क्योंकि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है तो इसमें आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है स्ट्रेट लाइन के ज़रिए। अगर तो ये ओजाइव हो तो फिर आपने क्या करना है, इनको कर्व के ज़रिए स्मूथली जो है कर्व के ज़रिए ज्वाइन करना होता है इन पॉइंट्स को, लेकिन अभी आपने इनको स्केल के ज़रिए ज्वाइन करना है। सो दो पॉइंट्स को आपने इस तरह से स्केल के ज़रिए ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और लास्ट जो पॉइंट होगा बिल्कुल एंड पे, वहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है, एक क्लोज्ड फिगर होती है। सो यहाँ से भी आपने इनको ज्वाइन करना है एक स्ट्रेट लाइन के ज़रिए। इसी तरह से इन पॉइंट्स को भी आपने ज्वाइन करना है और फिर यहाँ से भी आपने इनको ज्वाइन करना है। तो अब देखिए ये क्लोज फिगर नहीं है, ठीक है, यहाँ से क्लोज है। यहाँ से क्लोज करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करनी है विच विल मीट एक्स एक्सिस। तो ये ग्राफ जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, तीनों क्वार्टाइल्स की वैल्यूज़ एस्टिमेट करनी है।
दैट मीन्स कि Q1 लोअर क्वार्टाइल, Q2 जिसको मीडियन भी कहा जाता है और Q3 जिसको अपर क्वार्टाइल भी कहा जाता है। और ये तीनों वैल्यूज़ हमने ग्राफिकली जो है वो एस्टिमेट करनी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, Q1 किसके इक्वल होता है, ये 25% डाटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह से नंबर लाइन पे हम डाटा को रिप्रेजेंट करें तो ये आपके पास जो 25% होगा, पहला जो 25% है ये उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और अगर इसको हम रेशो में डिवाइड करें तो मतलब कि 1:3 के हिसाब से ये डाटा को डिवाइड करता है कि एक हिस्सा इस तरफ होगा और बाकी के 3 हिस्से इस तरफ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि आपने क्या करना है, n/4, जो आपके पास फ्रिक्वेंसी है उसको आप 4 से डिवाइड कर लें तो हमारे पास एक क्वार्टाइल की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला आपने कब यूज़ करना है, जब आपके पास ग्रुप डाटा हो, दैट मीन्स कि यहाँ पे कंटिन्यूस वैल्यूज़ होती। अब अगर आपके पास डिस्क्रीट डाटा है तो उसके लिए आपने क्या करना है, फार्मूला यूज़ करना है n+1/4। कुछ बुक्स में यही फार्मूला यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन इट्स बेटर कि जब आपके पास डिस्क्रीट डाटा हो तो आप यही फार्मूला यूज़ करें, और अगर ये फार्मूला भी यूज़ करें तो माइनर सही डिफरेंस आता है, लेकिन हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। Q1 के लिए n+1/4 और इसके लिए इसके ज़रिए हम वो वैल्यू मालूम करेंगे, ठीक है। n क्या है, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है टोटल 45 + 1 डिवाइडेड बाय 4, फोर्थ वैल्यू, ठीक है। तो अगर आपके पास ग्रुप डाटा होगा तो आपने क्या करना है, ये फार्मूला यूज़ कर लेना है, बाकी वही प्रोसेस होगा, ठीक है। सो Q1 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 46 डिवाइडेड बाय 4 एंड दैट इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 11.5 वैल्यू, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि 11.5 वैल्यू कहाँ पे है इस ग्राफ पे, ठीक है। जो फार्मूला के ज़रिए आपको मैंने सॉल्व करना सिखाया था एक्सरसाइज 12.1 में, वहाँ पे आपने इस वैल्यू को यहाँ पे टेबल में देखना था, उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड करके फार्मूला में जो है वो इनपुट करके फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, और ग्राफ के ज़रिए भी मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे हमने प्रॉपर ग्राफ के ज़रिए ही वैल्यूज़ फाइंड कर दी हैं, फार्मूला बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये समेटिव SLO है। तो अब देखिए आपने क्या करना है, ये 11.5 वैल्यू है, तो ये आपने यहाँ पे y एक्सिस पे देख लेनी है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी को हम y एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो यहाँ पे 10 और 11 और 11.5 ऑलमोस्ट ये पॉइंट होगा। यहाँ से आपने एक स्ट्रेट लाइन के ज़रिए इस ग्राफ तक जो है ना ज्वाइन करना होगा इस पॉइंट को, ठीक है। तो आपने स्केल का यूज़ करना है ताकि हमारे पास जो है एस्टिमेटेड वैल्यूज़ भी एक्यूरेट आए, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। अब ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये लाइन इस ग्राफ को टच कर रही है, वहाँ से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो कि एक्स एक्सिस को टच करेगी। सो इस पॉइंट को आपने यहाँ से ज्वाइन करना है। तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 है। 15 से एक पॉइंट ऑलमोस्ट ये पीछे है, या 2 पॉइंट कह लें, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 14 और 14.8 कह लें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट क्वार्टाइल को रिप्रेजेंट करेगा। सो यहाँ पे आपने मेंशन कर लेना है कि फ्रॉम ग्राफ लोअर क्वार्टाइल या Q1 इज इक्वल टू, किसकी इक्वल है, 14.8 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो अगर फार्मूला के ज़रिए हम कैलकुलेट करें तो वो तो बिल्कुल हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आ जाती है, लेकिन जब आप ग्राफ के ज़रिए एस्टिमेट करेंगे तो माइनर सा 1-2 पॉइंट्स का डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, Q2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो Q2 के लिए आपने क्या करना है, अब अगेन अगर ये हमारे पास ग्रुप डाटा होता तो आपने क्या करना था, 2n डिवाइडेड बाय 4, तो दैट मीन्स कि इसको आप लिख सकते हैं n डिवाइडेड बाय 2। लेकिन अब क्योंकि ये हमारे पास डिस्क्रीट डाटा है तो हमने क्या यूज़ करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय n+1 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे हम वैल्यूज़ इनपुट कर लेते हैं। टोटल हमारे पास फ्रिक्वेंसी है 45 + 1 और ये हमारे पास डिवाइडेड बाय 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, 46 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू 23। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ पे y एक्सिस पे आपने क्या करना है, 23rd वैल्यू देखनी है, ठीक है। यहाँ पे साथ आप लिख लें दिस वैल्यू, 23rd वैल्यू, ओके। सो अब यहाँ पे y एक्सिस पे देखें तो 20, 21, 22 एंड 23 ये पॉइंट है, इसको आपने यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के ज़रिए। तो जिस पॉइंट पे ये ग्राफ को
मीट करेगा वहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है। इस तरह से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि वाई एक्सिस को मीट करेंगे। तो ये आपके पास जो है सेकेंड क्वार्टाइल हो जाएगा। इसको आप लिख लें Q2। अब यहाँ से हमने ये वैल्यू चेक कर लेनी है, ठीक है। 20, 21 और ऑलमोस्ट ये 22 से 1-2 पॉइंट्स पीछे हैं अगेन, तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 21.8 या फिर 9, ठीक है। सो फ्रॉम ग्राफ आप ये कह सकते हैं कि Q2 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 21.8 या 9, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसको रिप्रेजेंट कर लेना है Q2 से। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है थर्ड क्वार्टाइल, दैट मीन्स कि Q3। तो Q3 के लिए आपने क्या करना है, फॉर Q3 अब आपने क्या यूज़ करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय n+1 डिवाइडेड बाय 4, ये फार्मूला, ठीक है। ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सो 3 मल्टीप्लाई बाय n क्या है, 45 + 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ वैल्यू, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और फिर जो आपके पास आंसर होगा उसको हमने ग्राफ पे लोकेट कर लेना है। सो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 34.5 वैल्यू। तो अब ये हम y एक्सिस पे देख लेंगे, 34.5, 30, 31, 32, 33, 34 एंड 35, मतलब कि यहाँ पे 34 और 35 के बिल्कुल दरमियान में। यहाँ से अब हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस ग्राफ को मीट करेगी किसी पॉइंट पे, और वहाँ से फिर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। सो यहाँ से आपने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे 25 है, 26, 27, 28.5 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख लें Q3। सो फ्रॉम ग्राफ Q3 इज इक्वल टू 28.5 अप्रॉक्सीमेटली। तो इस तरह से तीनों क्वार्टाइल्स की वैल्यूज़ आपने फाइंड कर लेनी है। अगर आपको डिसाइल या परसेंटाइल कभी कहा जाता है तो उसके लिए भी जो आपके पास फार्मूला है वो आप यूज़ करेंगे इसी तरह से। जिस तरह से अगर आपने 7th परसेंटाइल फाइंड करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय 100 अगर ग्रुप डाटा होगा। तो अनग्रुप डाटा या डिस्क्रीट डाटा होगा तो 7 मल्टीप्लाई बाय n+1 डिवाइडेड बाय 100। जो आंसर आएगा उसको आपने y एक्सिस पे देखना है और वहाँ से आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है जहाँ से आप जिस पॉइंट पे ये ग्राफ को मीट करेगी वहाँ से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका है। अब जो है हमने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। सो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड करने के लिए हम फार्मूला जो है वो लिख लेते हैं। वेरिएंस किसके इक्वल है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं s² से, एंड दैट इज इक्वल टू समेशन fx² डिवाइडेड बाय समेशन f माइनस समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला यूज़ करते हुए हम वेरिएंस फाइंड करेंगे और फिर जब वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी उसका हमने स्क्वायर रूट लेना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी आ जाएगी। लेकिन ये हमने फार्मूला लिख लिया है। अब हमने देखना है क्या ये कॉलम्स हमारे पास मौजूद हैं, ये टेबल हमारे पास कंप्लीट है या नहीं। तो अगर देखिए यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्वेंसी का कॉलम भी है, एक्स का कॉलम भी है। जो कॉलम मिसिंग है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एक तो हमारे पास समेशन एफ है तो फ्रिक्वेंसी का सम तो हम फाइंड कर लेंगे। दूसरा क्या है, समेशन fx², ठीक है, कि x का स्क्वायर लें और उसको f से मल्टीप्लाई करें। तो ये एक कॉलम होना चाहिए और इसी तरह से fx का कॉलम होना चाहिए, ठीक है। सो हम ये दोनों कॉलम्स यहाँ पे बना लेते हैं। एक कॉलम होना चाहिए fx का और एक कॉलम होना चाहिए fx² का। तो ये दोनों कॉलम्स हम बनाएंगे, इनका सम फाइंड करेंगे और फिर वैल्यूज़ जो है वो फार्मूला में हम सब्सटीट्यूट करके वेरिएंस फाइंड कर लेंगे। तो क्या करना है, हमने fx को मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। सो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें 10। अब यहाँ पे आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है, यहीं से fx को अगेन x से मल्टीप्लाई करेंगे। fx को अगेन x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, fx², ये कॉलम बन जाएगा। तो 10 को अगेन आप 5 से मल्टीप्लाई करें 50, ठीक है। इसी तरह से 4 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 40। अगेन 40 को आपने x से मल्टीप्लाई कर लेना है, सो 400। इसी तरह से 6 और 15 को मल्टीप्लाई करें, 6 और 15 को मल्टीप्लाई करें 90। अब 90 को ही आप x से मल्टीप्लाई कर लें। तो इस तरह से आपका टाइम जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होगा और पेपर में क्योंकि टाइम कम होता है तो आप डायरेक्टली दोनों कॉलम्स को फिल करते जाएं।
20 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 400, सॉरी ये हमारे पास 8 और 20 है, ठीक है। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड दैट इज इक्वल टू 160। अब 160 को ही अगेन x से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3200। इसी तरह से 25 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 250 को अगेन x से मल्टीप्लाई कर लें, मतलब कि 25 से अगर हम मल्टीप्लाई करें दैट इज इक्वल टू 6250। इसी तरह से 7 और 30 को मल्टीप्लाई करें 210 को अगेन x से मल्टीप्लाई कर लें 30 से तो हमारे पास ये वैल्यू भी आ जाएगी, सो 6300। इसी तरह से 5 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट इज इक्वल टू 175। 175 को अगेन x 35 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये वैल्यू आ जाएगी 6125। अब 3 और 40 को मल्टीप्लाई करें 120 को अगेन x से मल्टीप्लाई कर लें सो fx स्क्वायर की वैल्यू भी आ जाएगी 4800। अब हमने क्या करना है, इन दोनों कॉलम्स का सम फाइंड कर लेना है। सो इन सबको ऐड कर लें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1055। इन दोनों सबको ऐड कर लें तो 28475। अब हमने यहाँ पे वेरिएंस का जो फार्मूला है वो यूज़ करना है। सो एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 28475 डिवाइडेड बाय समेशन एफ, फ्रिक्वेंसी का सम क्या है 45, माइनस समेशन एफ एक्स है 1055 डिवाइडेड बाय 45 और होल स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सो अगर इनको डिवाइड करें हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ रहा है 632.78। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह से लिख लें, ठीक है, और होल स्क्वायर जो है फाइंड कर लें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 549.64 और फिर इनको माइनस कर लें 549.64 तो हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी 83.14। अब आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो वो आपने किस तरह से फाइंड करना होता है कि वेरिएंस का ही स्क्वायर रूट ले लें। तो 83.14 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन की 9.12 अप्रॉक्सीमेटली, और ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आतिका वांट्स टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पेशेंट्स एंड देयर ब्लड प्रेशर। कि पेशेंट्स जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो आतिका जो है वो रिलेशनशिप देखना चाह रही है टाइम ऑफ एक्सरसाइज और ब्लड प्रेशर के दरमियान। दैट मीन्स के वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, टाइम और ब्लड प्रेशर, कि अगर ज़्यादा टाइम एक्सरसाइज की जा रही है तो ब्लड प्रेशर कितना है, और इसी तरह से अगर कम टाइम एक्सरसाइज की जाए या बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना की जाए तो ब्लड प्रेशर कितना होगा, ठीक है। तो वो ये रिलेशनशिप देखना चाह रही है टाइम ऑफ एक्सरसाइज और ब्लड प्रेशर के दरमियान में। तो उसके लिए ये डाटा हमें प्रोवाइड कर दिया गया है और इसमें 3 पार्ट्स हैं। फाइंड IQR ऑफ बोथ डाटा सेट्स, इसके अलावा व्हाट इज द टाइप ऑफ कोरिलेशन एट व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस, एंड यहाँ पे सबसे पहले ये भी कहा गया है शो द डाटा बाय बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स। तो सबसे पहले हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स और विस्कर प्लॉट के जरिए, और उसके बाद तीनों पार्ट्स जो है वो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। उनके आंसर्स जो भी होंगे वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो बॉक्स और विस्कर प्लॉट आपने पहले भी स्टडी कर लिया है एक्सरसाइज में, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मिनिमम पॉइंट रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद फर्स्ट क्वार्टाइल, देन सेकंड क्वार्टाइल जिसको मीडियन भी कहा जाता है, फिर थर्ड क्वार्टाइल और फिर मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास सबसे पहले हम टाइम जो है उसके लिए बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट जो है वो बना लेंगे। तो यहाँ पे देखें ये अब यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लिखा हुआ है, तो 0, 15, 30, 45, 60 दैट मीन्स कि मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। फिर फर्स्ट क्वार्टाइल है, फिर ये मीडियन है जिसको Q2 भी कहा जाता है, ठीक है, और सेकेंड क्वार्टाइल, और इसी तरह से Q3 और फिर ये मैक्सिमम वैल्यू। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये एक बॉक्स बना लेना है। इसके लेफ्ट साइड पे ये जो लाइन हम यहाँ पे बनाते हैं और इसी तरह से राइट साइड पे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू विच इज़ 60। बिल्कुल इस पॉइंट पे फर्स्ट क्वार्टाइल आ जाता है विच इज़ इक्वल टू 15, और इस पॉइंट पे थर्ड क्वार्टाइल आ जाता है विच इज़ इक्वल टू 45। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 15 और 45 के बिल्कुल दरमियान में है 30, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो वैल्यू है बिल्कुल इनके दरमियान में ना हो। अब 15 में अगर 15 ऐड कर दें 30 है, इसी तरह से 45 में से 15 माइनस कर दें तो 30 है। दोनों में यहाँ पे 15 का गैप है, 15 से आगे 15 नंबर जाएँ 30 है, 45 से पीछे अगर 15 नंबर जाएँ तो 30 है। तो मीडियन बिल्कुल जहाँ पे दरमियान में होगा, तो यहाँ से आपने मीडियन को रिप्रेजेंट कर लेना है इस तरह से एक लाइन के जरिए।
सो Q2 ये हमारे पास हो जाएगा 30। तो इस तरह से आपने बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट के जरिए इसको रिप्रेजेंट कर लेना है। अब नेक्स्ट जो है ब्लड प्रेशर के लिए भी हमने बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाना है। अब यहाँ पे देखें तो ब्लड प्रेशर कितना है 140/90, इसी तरह से 130/85, 120/80 और 120/75, 115/75। तो अब ब्लड प्रेशर यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब कि अब ये मैक्सिमम वैल्यू है और यहाँ पे फिर ये जो है ये मिनिमम वैल्यू होगी। ओके, अब देखें अगर यहाँ पे ब्लड प्रेशर तो 140/90, 130/85, 120/85, 120/75 यहाँ पे ये वैल्यू सेम आ रही है। सो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ब्लड प्रेशर में चेक करते हुए इस तरह से हो सकता है। ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ अगर आप नॉर्मली चेक करें रियल लाइफ सिचुएशन में भी, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक ही वैल्यू लाइक जो है वो सेम भी आ सकती है। ठीक है, तो अब आपने देखना है डाटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए इनके दरम्यान में डिफरेंस आपने देखना होता है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे 115/75 और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 140/90 है। ठीक है, और जो फर्स्ट क्वार्टाइल है वो क्या है, फर्स्ट क्वार्टाइल अब यहाँ पे ये होगा। ठीक है, ये अगर मिनिमम वैल्यू है तो ये जो है ये Q1 हो जाएगा, ये Q2 है और ये Q3 हो जाएगा ब्लड प्रेशर के लिए। ओके, सो Q1 क्या है 120/75 और Q3 क्या है 130/85। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने कितना डिफरेंस लेना है यहाँ से, मतलब कितना आपने बिल्कुल मिड में लाइन लगानी है मीडियन के लिए, या थोड़ा सा राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, उसके लिए आपने डिफरेंस देखना है। तो अब यहाँ पे अगर देखें 130 से 10 नंबर पीछे जाएं 120 है, लेकिन यहाँ पे 120 ही है अगेन, तो इसलिए आपने ये जो लोअर वैल्यूज़ हैं इनका डिफरेंस देख लेना है। ठीक है, 85 में से 5 नंबर अगर माइनस कर दें तो 80 है, और 75 में से 5 ऐड कर दें तो हमारे पास 80 हो जाएगा, मतलब कि 5 का डिफरेंस है। तो ये मीडियन हमारे पास बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, Q2 इज इक्वल टू 120/80। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है। ठीक है, इसको आप नंबर लाइन के जरिए भी समझ सकते हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो खैर वही है, लेकिन बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट इस तरह से भी आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे अगर देखें तो 0, 15, 30, 45, 60 बिल्कुल 15 का गैप है, तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 0, 15, 30, 45 एंड 60, और फिर उन पे ये आप पॉइंट्स जो है ये मार्क कर लें मिनिमम वैल्यू के, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल और मैक्सिमम वैल्यू के लिए। इस तरह से बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बना लें। इसी तरह से जो ब्लड प्रेशर है तो उसके लिए आप देखें, अब क्योंकि अपर वैल्यू जो है वो हमारे पास सेम भी थी, तो आप अगर लोअर वैल्यू देखें तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। ये हमारे पास 70 वैल्यू थी, सॉरी, ओके इट्स 70। तो देखिए यहाँ पे 70 से 75, फिर 80, 85, 90, 5 का डिफरेंस है। तो आप यहाँ पे नंबर लाइन के जरिए 5 का डिफरेंस बनाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे मिनिमम, मैक्सिमम, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड और थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ तो आपको समझ आ चुकी है। अब हमने पार्ट नंबर 1 जो है सॉल्व करना है, जिसमें हमने फाइंड करना है IQR ऑफ बोथ डाटा सेट्स। तो IQR हम पहले फाइंड कर लेंगे टाइम के लिए। तो IQR का क्या फार्मूला है, Q3 माइनस Q1। तो थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू थी 45 और माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू है 15, सो इसका आंसर होगा 30। इसी तरह से IQR हमने फाइंड करना है फॉर ब्लड प्रेशर। सो Q3 माइनस Q1। अब इसके लिए Q3 की वैल्यू है 130/85 और माइनस Q1 की वैल्यू है 120/75। तो अब आपने जो अपर वैल्यू है उनको सब्ट्रैक्ट करना है और लोअर वैल्यूज़ को। तो 130 माइनस 10 क्या 120 क्या हो जाएगा 10, और ऐसे ही 85 माइनस 75 क्या हो जाएगा 10। तो ये हमारे पास IQR आ जाएगा फॉर ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट हमने बताना है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कोरिलेशन के, कोरिलेशन की टाइप क्या है। टाइप ऑफ कोरिलेशन बताने के लिए हमने दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में जो रिलेशन है वो देखना है। अब अगर देखिए यहाँ पे टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ब्लड प्रेशर में कमी आ रही है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि एक वेरिएबल की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अगर पेशेंट ज़्यादा टाइम के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर पेशेंट्स एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो ब्लड प्रेशर हाई है। तो एक चीज़ के बढ़ने से जब दूसरी चीज़ कम हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि ये नेगेटिव कोरिलेशन होगा।
इसके बाद हमने बताना है व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस, कि इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि मोर एक्सरसाइज टाइम लीड्स टू लोअर ब्लड प्रेशर, कि अगर पेशेंट ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड प्रेशर कम होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ स्पोर्ट्स कोच वांट्स टू एनालाइज द टाइम परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स इन एन इवेंट, ड्रॉ द बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट टू शो अ मीडियन टाइम ऑफ 20 सेकेंड्स, Q1 ऑफ 10 सेकेंड्स एंड Q3 ऑफ 30 सेकेंड्स। यहाँ पे हमें टाइम बता दिया गया है Q1, Q2 और Q3, ठीक है, और ये क्या है, एथलीट्स की टाइम परफॉर्मेंस है, और इसको हमने बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट के जरिए रिप्रेजेंट करना है। आल्सो फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ एथलीट्स कुड परफॉर्म इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स। हमने ये भी बताना है कि पहले 10 सेकेंड्स में कितनी परसेंटेज है एथलीट्स की जो कि परफॉर्म कर रहे हैं, एंड आल्सो फाइंड IQR। तो सबसे पहले हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट जो है वो बना लेते हैं इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमें एक मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है Q1, Q2, Q3 और मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें मालूम नहीं है। अब क्योंकि ये टाइम है, ठीक है, तो टाइम हमें मालूम है कि नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो मिनिमम वैल्यू तो 0 होगी, ठीक है। इसी तरह से Q1 जो है वो 10 है, और Q2 जो है मीडियन वो 20 है, और Q3 जो है वो 30 है, और मैक्सिमम वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू तो 0 ही है। इसी तरह से Q1 क्या है, 10 है, Q3 30 सेकेंड्स है, और Q2 20 सेकेंड्स है, ठीक है। तो 10 और 30 के बिल्कुल दरमियान में आपने इसको रिप्रेजेंट करना होगा। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मीडियन की जो लाइन है वो राइट साइड पे यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये डाटा का जो मीडियन है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो वो आपने देख लेना है कि कितना डिफरेंस है। अब यहाँ से 10 और 20 का डिफरेंस भी 10 है, 20 और 30 का डिफरेंस भी 10 है, तो ये मीडियन की लाइन बिल्कुल दरमियान में होगी। तो इस तरह से आपने बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट जो है वो बना लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, बताना है कि फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ एथलीट्स कुड परफॉर्म इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स, कि पहले 10 सेकेंड में कितनी परसेंटेज है एथलीट्स की जिन्होंने परफॉर्म किया है, ठीक है। तो 10 सेकेंड्स जो है वो Q1 को शो कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल किसको रिप्रेजेंट करता है, 25% ऑफ डाटा को। तो यहाँ पे आपने मेंशन कर लेना है कि 25% ऑफ एथलीट्स कुड परफॉर्म इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स, ठीक है। Q1 क्या करता है, डाटा को 1:3 से डिवाइड करता है, कि जो आपके पास डाटा है उसका 25% जो है वो Q1 है, और बाकी का जो 75% है वो बाकी हिस्सा आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें कहा गया है कि फर्स्ट 10 सेकेंड्स में कितने एथलीट्स, कितनी परसेंटेज जो है एथलीट्स की जो परफॉर्म कर सकती है। तो 10 सेकेंड्स क्योंकि फर्स्ट क्वार्टाइल है तो आपने मेंशन करना है कि 25% ऑफ द एथलीट्स कुड परफॉर्म इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स। देन आल्सो फाइंड IQR। तो IQR का फार्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1, सो 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20, और ये इसका आंसर होगा। Question number 5 है, given box and whisker plots show the marks of 4 boys of MOV section and 4 boys of हेजल सेक्शन इन मैथ टेस्ट। एक मैथ टेस्ट लिया गया है जिसमें 2 डिफरेंट सेक्शंस बना दिए गए हैं, और एक में भी 4 बॉयज़ हैं और दूसरे सेक्शन में भी, ठीक है। और उसमें जो मार्क्स लिए गए हैं, ठीक है, मैथ टेस्ट का जो स्कोर है उसको बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट के ज़रिए दोनों सेक्शंस के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे पार्ट ए में कहा गया है फाइंड मीडियन स्कोर ऑफ बोथ सेक्शंस। दोनों सेक्शन का जो मीडियन स्कोर है वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे इसी फिगर को यूज़ करते हुए मैं डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करूँगी, ठीक है। आप भी जो आपके पास अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन पेपर पे ही आपने स्केल के ज़रिए जो है उसी फिगर को यूज़ करते हुए डाटा जो है वो चेक करना है। इसी तरह से अगर कोई ग्राफ आ जाता है, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, और आपने डाटा वहाँ से जो है वो अगर पिक करना है तो उसी फिगर को यूज़ करते हुए आप डाटा वहाँ से एक्सट्रैक्ट करें ताकि एक्यूरेट डाटा जो है वो आप लिख सकें, क्योंकि जब आप बाय हैंड उसको अगेन ड्रॉ करेंगे तो उसमें 1-2 पॉइंट्स का फ़र्क आ सकता है, ठीक है। तो मीडियन स्कोर हमने फाइंड करना है। यहाँ पे अगर हेजल सेक्शन का देखें, ये आपको मालूम है ये मिनिमम वैल्यू होती है, ये फर्स्ट क्वार्टाइल, ये सेकेंड क्वार्टाइल, ये जिसको मीडियन कहा जाता है, ये थर्ड क्वार्टाइल, और ये मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल एक स्केल के ज़रिए लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 64 है, ठीक है। तो मीडियन आपने लिख लेना है हेजल सेक्शन के लिए 64। इसी तरह से जो मॉव सेक्शन है उसके लिए ये मीडियन लाइन है, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, तो यहाँ से आपने एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। सो ये अप्रॉक्सीमेटली 70 है, ओके। तो आपने इसका मीडियन भी लिख लेना है। अब फाइंड IQR
ऑफ स्कोर्स ऑफ बोथ सेक्शंस, दोनों के लिए हमने IQR जो है वो फाइंड करना है। और IQR का फार्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1। थर्ड क्वार्टाइल में से हमने फर्स्ट क्वार्टाइल को माइनस करना है। सो हेज़ल सेक्शन के लिए हम IQR सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। इसमें Q3 यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन आपने इस तरह से ड्रॉ करनी है, ठीक है। और ये अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 68 बन रहा है। सो 68। इसके अलावा Q1 यहाँ पे है, ठीक है। तो Q1 के लिए भी हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो ये अप्रॉक्सीमेटली 60 या 59 आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 60 लिख लिया है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ आ जाएंगी 68 माइनस 60, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। इसी तरह से IQR हमने फाइंड करना है मॉब सेक्शन के लिए। तो ये हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल है और ये फर्स्ट क्वार्टाइल है, ठीक है। सो थर्ड क्वार्टाइल के लिए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो ये अप्रॉक्सीमेटली 80 है, ओके। सो Q3 80 माइनस अब Q1 ये लाइन है इसके लिए, ठीक है। ये फर्स्ट क्वार्टाइल है, तो यहाँ पे हम ये एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे और ये भी अप्रॉक्सीमेटली जो है हमारे पास 64 बन रहा है। सो 80 माइनस 64 विल बी इक्वल टू 16। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Question number 6 है Barira and Hadia draw cookie packs Hadia after Barira from a bag of 2 choco cookies and 3 lemon cookies. Find the probability of drawing both lemon cookies. सबसे पहले हमने इस स्टेटमेंट को समझना है, देखना है कि कौन सा रूल यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा और फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। सो स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि एक बैग है जिसमें 5 पैक्स हैं कुकीज़ के, ठीक है। 2 चोको कुकी पैक्स एंड 3 लेमन कुकी पैक्स। और हादिया और बरीरा जो है उस बैग में से एक एक पैक ले रही हैं, लेकिन हादिया आफ्टर बरीरा, बरीरा पहले एक पैक ले रही है, उसके बाद जो है वो हादिया दूसरा जो पैक है वो ले रही है। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो दोनों पैक्स उस बैग में से ड्रॉ किए गए हैं वो लेमन कुकीज़ के पैक्स थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, एडिशन का रूल अप्लाई होगा प्रोबेबिलिटी का या मल्टीप्लिकेशन का। ये सारे केसेस एडिशन रूल जो है प्रोबेबिलिटी का, मल्टीप्लिकेशन रूल, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने एक्सरसाइज 12.4 में स्टडी की हैं डिटेल में। और डिपेंडेंट इवेंट का केस, लेकिन वहाँ पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि डिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन होता जो हम सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पे मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो MCQs थे वो डिपेंडेंट इवेंट्स के थे, वो हमने सॉल्व किए हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा रूल अप्लाई होगा। मैंने आपसे कहा था एक्सरसाइज 12.4 सॉल्व करते हुए कि अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में और या आइदर का वर्ड आ जाए तो फिर हमने एडिशन रूल जो है वो यूज़ करना है, और अगर एंड का वर्ड आ जाए तो फिर हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज़ करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो स्टेटमेंट में ये नहीं कहा गया एंड, आइदर या और का वर्ड कोई भी नहीं है, लेकिन क्या कहा गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग बोथ लेमन कुकीज़। हमने ये बताना है कि दोनों जो कुकीज़ हैं, कुकी के पैक्स हैं, वो दोनों लेमन कुकीज़ के पैक हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये मल्टीप्लिकेशन का रूल यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये भी आप एक वर्ड माइंड में रख सकते हैं कि जब बोथ का वर्ड यूज़ होगा तब भी हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे आइदर या और का केस नहीं है, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ये नहीं है, ठीक है। तो अब मल्टीप्लिकेशन रूल में भी हमारे पास 2 केस आ जाते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट। अब हमने ये देखना है, डिसाइड करना है कि ये डिपेंडेंट इवेंट है या फिर इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो MCQ सॉल्व करते हुए भी मैंने आपको बताया था कि जब रिप्लेसमेंट की बात होगी, ठीक है, कि रिप्लेसमेंट हो गई है तो उसका क्या मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट की बात होगी तो ये डिपेंडेंट इवेंट होगा। अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का वर्ड भी यूज़ नहीं किया गया। तो हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि इसमें अब हमने रिप्लेसमेंट का केस यूज़ करना है या विदाउट रिप्लेसमेंट का। सो अब देखिए स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि 5 कुकी पैक्स हैं, बरीरा जो है वो एक पैक लेती है एक बैग में से और फिर हादिया पैक दूसरा ले रही है। तो इसका मतलब है कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। यहाँ पे रिप्लेसमेंट का वर्ड भी यूज़ नहीं किया गया कि बरीरा ने एक पैक लिया और उसको वापस बैग में रख दिया, ठीक है। इस तरह से नहीं कहा गया, रिप्लेसमेंट का वर्ड यूज़ नहीं किया गया। तो इसका मतलब है कि रियल लाइफ सिचुएशन है कि बरीरा ने एक पैक लिया है और फिर उसके बाद दूसरा पैक जो है वो हादिया ने लिया है। तो इसका मतलब है कि ये केस हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट का है कि एक इवेंट के अकर होने से दूसरा इवेंट, एक इवेंट के अकर होने पे दूसरा इवेंट जो है वो डिपेंड कर रहा है।
तो डिपेंडेंट इवेंट के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज ए एंड बी इज इक्वल टू probability of A multiplied by probability of B given that event A has occurred. So यहाँ पे सबसे पहले आपने मेंशन कर लेना है कि let A be the event that Barira draw lemon cookie pack. बरीरा जो पैक ड्रॉ कर रही है उसको हमने इवेंट ए का नाम दे दिया है एंड बी बी द इवेंट दैट हादिया ड्रॉ लेमन कुकी पैक, और हादिया जो पैक ड्रॉ कर रही है उसको हमने नाम दे दिया है इवेंट बी का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज फाइंड करेंगे। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है कि बरीरा जो है एक पैक ले रही है और वो लेमन कुकी पैक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो टोटल कितने पैक्स हैं, कुकी पैक्स 5 हैं और उनमें से 3 जो है वो लेमन कुकी पैक्स हैं। ठीक है, तो अब फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 3 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 5। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि बरीरा ने जो एक पैक ड्रॉ किया है वो लेमन कुकी पैक है। ठीक है, अब उसने एक पैक ले लिया, ठीक है, बैग में से एक पैक ले लिया है। ठीक है, अब बाकी कितने पैक्स रह चुके हैं 4। तो अब हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने होंगे 4। अब हमने ये भी एज्यूम किया है कि एक पैक जो उसने लिया है वो लेमन कुकी पैक था। ठीक है, तो अब बाकी कितने लेमन कुकी पैक रह जाएंगे 2। तो अब डिपेंडेंट इवेंट का केस है। ठीक है, कि एक इवेंट अकर हो चुका है, बरीरा ने एक पैक ले लिया है और अब हादिया दूसरा पैक लेगी, तो ये डिपेंडेंट इवेंट का केस है, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। तो इसलिए यहाँ पे जो टोटल हमारे पास आउटकम है वो चेंज हो जाते हैं, और ये मैंने आपको एमसीक्यूज में भी बहुत डिटेल में समझाया है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, अब हमारे पास लेमन जो कुकी के पैक्स हैं वो कितने हैं 2 हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे 2 और टोटल आउटकम्स कितने रह चुके हैं 4, क्योंकि एक पैक जो है वो बरीरा ले चुकी है। तो ये दोनों इवेंट्स की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। अच्छा, इसको आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट इवेंट ए हैज़ अकर्ड, क्योंकि ये हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी, लेकिन फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे सेम है कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई ही करना है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में भी दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को हमने मल्टीप्लाई ही करना होता है, लेकिन यहाँ पे जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो इसमें देखिए टोटल जो हमारे पास आउटकम है वो चेंज हो जाते हैं और फेवरेबल आउटकम्स भी चेंज हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी के दोनों जो पैक्स हैं वो लेमन कुकी के पैक्स हैं, तो हमने क्या करना है, दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करना है। सो 3 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 4। सो अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो डेसिमल्स में हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 20 एंड दैट इज इक्वल टू 0.3, और ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ कंपनी हैज़ 2 मशीन्स A and B which produces 60% and 40% of the total products respectively. एक कंपनी में 2 मशीन्स हैं A and B। अब A मशीन जो है दैट प्रोड्यूसेस 60% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट्स, और इसी तरह से B मशीन जो है वो 40% जो है टोटल प्रोडक्ट्स का वो प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, मशीन A प्रोड्यूसेस 20% डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स एंड मशीन B प्रोड्यूसेस 15% डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। अब मशीन A जो है वो 60% जो प्रोडक्ट्स बना रही है उसमें से 20% डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह से मशीन B जो 40% जो है प्रोडक्ट्स बना रही है उसमें से 15% डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड प्रोडक्ट इज़ डिफेक्टिव। अब एक रैंडमली प्रोडक्ट जो है ना उनमें से पिक कर लिया जाता है टोटल प्रोडक्ट्स में से, मतलब कि वहाँ पे मशीन A के प्रोडक्ट्स भी हैं, मशीन B की भी हैं, वहाँ से एक प्रोडक्ट रैंडमली पिक किया जाता है, वो डिफेक्टिव है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे भी हमने सबसे पहले स्टेटमेंट को थोड़ा अच्छे से समझना है कि कौन सा केस यहाँ पे जो रूल है प्रोबेबिलिटी का वो यहाँ पे यूज़ होगा और उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें परसेंटेज बताई गई है। ठीक है, प्रोडक्ट्स नंबर्स में नहीं बताए गए, परसेंटेज बताई गई है कि मशीन A इतनी % प्रोडक्ट्स बना रही है, मशीन B इतने % बना रही है, उसमें से इतनी % जो है वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स की है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे मेंशन कर लेना है कि लेट A बी द प्रोडक्ट मेड बाय मशीन A एंड B बी द प्रोडक्ट मेड बाय मशीन B एंड D बी द डिफेक्टिव प्रोडक्ट। ओके, अब हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। ठीक है, कि मशीन A जो प्रोडक्ट बना रही है, मशीन
ए के प्रोडक्ट बनाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो वो हमें बता दिया गया है कि मशीन ए प्रोड्यूसेस 60%। तो 60% को अगर आप डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लें तो 60 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि 0.6, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.6। इसी तरह से मशीन बी 40% प्रोडक्ट बना रही है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.4। ओके, अब आपने बताना है कि हमें ये बता दिया गया है कि मशीन ए कितने परसेंट प्रोडक्ट्स बना रही है और मशीन बी कितने परसेंट प्रोडक्ट्स बना रही है। इस तरह हमें बताया गया है कि मशीन ए कितने परसेंट डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बना रही है और मशीन बी कितने परसेंट डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बना रही है। ठीक है, तो मशीन ए जो है वो कितने परसेंट डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बना रही है उसकी प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ये जो है ये किस तरह से हम लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स फ्रॉम मशीन ए। ठीक है, अब देखिए मशीन ए प्रोडक्ट बनाएगी तभी तो उसमें से कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव होगा। तो मतलब क्या है कि ये जो इवेंट है डिफेक्टिव प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं मशीन पे। ठीक है, कि मशीन ए कोई प्रोडक्ट बनाएगी तभी हमारे पास डिफेक्टिव प्रोडक्ट होगा। तो इसलिए आपने इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेना है कि एक इवेंट अकर हो चुका है, प्रोडक्ट्स बनाए जा चुके हैं, अब उसमें से कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट है या नहीं। तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट डिपेंड कर रहा है मशीन के प्रोडक्ट बनाने पे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट फ्रॉम मशीन ए इज इक्वल टू कितनी परसेंटेज थी, 20%। मशीन ए 20% डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बना रही थी, इसको 100 से डिवाइड कर ले तो 0.2। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स फ्रॉम मशीन बी, मशीन बी जो प्रोडक्ट्स बना रही है, एक इवेंट अकर हो रहा है, अब उसमें से डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो 15% था, 15 को अगर 100 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 0.15। ये सारी प्रोबेबिलिटीज हमने लिख ली हैं। सो अब यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे डिपेंडेंट इवेंट का फार्मूला यूज़ करते हुए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड डी की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने फाइंड करनी है मशीन ए के प्रोडक्ट्स की एंड वो डिफेक्टिव हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.2 और इसका आंसर होगा 0.12। इसी तरह से हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बी एंड डी की। अब यहाँ पे भी डिपेंडेंट इवेंट्स का फार्मूला यूज होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन बी। ठीक है, कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो कि प्रोडक्ट्स मशीन बी बना रही है और वो डिफेक्टिव हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 और 0.15 को, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.15 एंड दैट इज इक्वल टू 0.06। ओके, हमें जो क्वेश्चन में कहा गया था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव, हमने प्रोबेबिलिटी बेसिकली फाइंड करनी है डिफेक्टिव प्रोडक्ट की, कि एक प्रोडक्ट रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है और वो डिफेक्टिव है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए ये दोनों जो प्रोबेबिलिटीज़ हमने फाइंड की हैं इनको ऐड करना है। अब ये मैं आपको बता देती हूँ क्यों, क्योंकि ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अब देखिए हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें से रैंडमली एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया जाए, ठीक है, और वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, तो वो मशीन ए का भी प्रोडक्ट हो सकता है, मशीन बी का भी। इट कैन बी आइदर फ्रॉम मशीन ए और मशीन बी। तो अब आइदर का वर्ड यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब स्टेटमेंट में नहीं यूज़ किया गया ये वर्ड, लेकिन अब आपने इसको समझ लेना है इस तरह से कि एक प्रोडक्ट जो हम रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि डिफेक्टिव है, वो मशीन ए का भी हो सकता है, मशीन बी का भी हो सकता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, जो एक ही टाइम पे इकट्ठे अकर नहीं हो सकते। तो अब एक जो प्रोडक्ट आप रैंडमली पिक करेंगे या तो वो मशीन ए का होगा या तो फिर वो मशीन बी का होगा। सो ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट इज इक्वल टू, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को हम ऐड करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड डी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड डी के 0.12 प्लस 0.06 कि रैंडमली जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया गया है, पिक किया गया है, वो डिफेक्टिव है। इट कैन बी आइदर फ्रॉम मशीन ए और मशीन बी। तो इनको हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.18। ठीक है, सो दैट मीन्स कि 18% चांसेस हैं कि जो प्रोडक्ट रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा वो डिफेक्टिव होगा।
सो ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हो चुके होंगे। क्लास 10 का मैथ्स का जो न्यू सिलेबस है उसके तमाम लेक्चर्स आज कंप्लीट हो चुके हैं और इसके अलावा क्लास 10 का मैथ्स का जो मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन भी मैंने अपलोड कर दिया है और कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है वो मौजूद है जिसमें तमाम लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे और इसके अलावा जो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन है वो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो आई होप कि तमाम लेक्चर्स तमाम एक्सप्लेनेशंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट।